गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत, यादगार और आपके हृदय के अंदर बसने वाला एक चैप्टर है जिसका नाम है सुखनो काल बाळपण। स्टैंडर्ड 12 एंड गुजराती के अंदर सेकंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय भाषा के ये चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शॉर्ट आंसर, वन लाइन आंसर, टू लाइन आंसर एंड कभी कभी लॉन्ग आंसर भी आएगा। जो चाहे आपका सेकंड टर्म हो और चाहे आपकी फाइनल एग्जाम हो, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आता होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, समझा पाओगे अपनी भाषा के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। और वो जो चैप्टर है उसका सबसे पहले तो हम नाम से शुरुआत करते हैं कि इसका नाम का मतलब क्या होता है। तो सुख का मतलब क्या होता है तो कि हैप्पीनेस। काल का मतलब क्या होता है तो कि समय। एंड बालपन का मतलब होता है चाइल्डहुड यानी कि बचपन। ऑब्वियसली जीवन के अंदर जो बचपन का जो समय है वही सच्ची हैप्पीनेस है, सुख है। चाहे आप बड़े हो ना, अभी 12th में पढ़ रहे हो तो आपको 10th ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता होगा, 10th में होते तो 7th ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, एंड बूढ़े लोगों को जवान अच्छे लगते हैं। तो बाल्यवस्था जिंदगी के एक ऐसा सुख के पल है कि ना खाना ना पीना ना पढ़ना ना कोई प्रकार का टेंशन नहीं है ना। तो ये जो सुख है, ये जो समय है, वो हर किसी को याद आता है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके सामने रजू करता हूँ। एंड सुख का काल बाळपण हम समझेंगे हिंदी में, पर काफी सारी बातें हम आपको समझाते जाएंगे गुजराती में। देखो लाइफ कैसी होती है, बेफिक्र जीवन। बाळपण में कोई जवाबदारी नहीं, चिंता नहीं, નિરાંતથી આનંદથી જીવન જીવવાનું, ખેલકૂદમાં મજા આવે અને એવા અનુભવો થાય જે નિર્દોષ હોય પણ હા આપણો ઉત્સાહ વધારી દે। ભવિષ્યની કોઈ ચિંતા નહીં, વર્તમાનમાં જીવાનું, ખાવા પીવાનું ને સુવાનું। स्नेह અને संभाल, माता पिता शिक्षक और परिवार इतना प्यार देते, इतना स्माइल देते, इतनी केयर करते हैं कि इतना तो आज भी कोई नहीं करता है। और सही में ये आनंद अनंत आनंद है। और वही कारण है कि आज भी हमारे हृदय में, मन में और जीवन में ये सुख का काल हमारा सबसे बेहतरीन है। ये था मेरी ओर से प्रेजेंटेशन कि जब आप लिखने बैठो तो कुछ नए वर्ड आपको चैप्टर के अलावा भी लिखना पड़ता है ना। तो ये आपको निबंध लेखन में भी काम आ सकता है। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं लेखक महोदय के बारे में। तो लेखक जी का नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे जी। शॉर्ट फॉर्म कर दिया है पूल देश पांडे जी। ये हमारे एक लेखक है जो मराठी लेखक है। सो यहाँ पर इसके ट्रांसलेटर भी है। ये चैप्टर पूरा का पूरा लिखा गया है मराठी के अंदर। एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। साथ में लेखक भी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, है ना। तो ये मराठी के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन लेखक में से इसका नाम एक है। और इसके ऊपर भी एक सीरियल बन चुकी है जो सोनी टीवी पे आती थी पर इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो देखते हैं महाराष्ट्र के, नाम उसका है उपनाम दैट इज आनंद यात्री जी। पूरा नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे जी यानी पुल देश पांडे जी। मराठी साहित्य के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाले ये है। हास्यकार, नाट्यकार, फिल्म निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता और वक्ता, यानी कि उसके अंदर करीबन पांच पांच ऐसी क्वालिटी है जो सबसे बेस्ट है। महाराष्ट्र सरकार ने उसको व्यक्ति आणीची बली ने इसके नाम से 1965 के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड दिया, जो कि महाराष्ट्र सरकार का गौरव पारितोषिक पुरस्कार था। और इसके अंदर काफी सारी धनराशि मिली। तो हमारे लेखक महोदय ने उसको स्वीकार नहीं की। एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसको गिफ्ट कर दी कि मैं जो कुछ भी प्राप्त कर पाई हूं अपनी लाइफ के अंदर बिकॉज ऑफ बुक, है ना, साहित्य, लिटरेचर। तो लोग लिटरेचर की ओर और आगे बढ़े, इसके कारण से ये सारी की सारी धनराशि उसने एशियाटिक सोसाइटी को दान कर दी। और यहां पर आज हमें देने वाले हैं बाल्यकाल यानी कि बचपन का जो संस्मरण है, अच्छी यादें हैं, वो आपके सामने लेके आए हैं। एंड शुरुआत करते हैं चैप्टर का कुछ इस प्रकार से। प्रश्न पूछ रहे हैं, जो નિશાળ ન હોત તો? બધા જ બાળકોને કાળમાં સુખનો કાળ હો જાત, रजाओ फरजियात અને शिक्षण मरजियात। यानी कि ऐसा हो गया कि जो हमारा संडे है वो 6 दिन आ जाए। और अगर आप सोचो कि संडे के एक ही दिन के अंदर मंडे टू सैटरडे आ जाए, कितना बेहतरीन है ना। ऐसा हो तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे लेखक महोदय हैं पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होंगे, इसके कारण से ऐसा होता होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ाई करने जाते हैं ना, वहां पर कुछ चीजें हमें क्लेरिफिकेशन कभी नहीं मिलती है। जैसे कि केरी है ना, वो केरी पीली क्यों है?
और इतनी मीठी क्यों है? नारियल है तो उसका उतनी ऊंचाई के ऊपर मीठा पानी कौन सेट करने जाता है भाई? इमली है ना, तो क्या हाँ, उसके अंदर इतना जो अंदर का पल्प आता है वो इतना खट्टा कौन रेडी करता है? अगर पूरा दिन में गाना गाऊं तो प्रॉब्लम क्या है? आउ शिक्षण अगर मैं मिल जाए मंडे टू सैटरडे तक, तो पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे मन में होता है पर हम करते नहीं है। तो बात तो सही है कि हम पढ़ने क्यों चाहते हैं, कि हमारे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, पर वो क्लियर नहीं होते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन के प्रति नफरत आती है। तो आपको थोड़ा सा याद होगा, हमारे कौन भिड़े साहब किस में आते हैं? जेठालाल के अंदर बार बार कहते हैं हमारे जमाने की बात है। हाँ, ये उन लोगों के जमाने की बात ही आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि रोज मैं प्रार्थना करने जाता हूं, कहां पर? भगवान के पास। और मैं हर रोज ऐसा कहता हूं कि भगवान प्लीज, गणित में मार्क्स आप ना, इतना क्यों मेरे को परेशान कर रहा है? क्यों भाई तो इतना क्रूअल क्यों हो रहा है? आ सवाल नो जवाब મને નિશાળમાં ક્યારે ન મળ્યો। અને હા, મારા નાનપણમાં તો હું પુરાના મેથ્સ આતા था, એ જૂનું ગણિત વાંચી વાંચીને इसका हिसाब करी કરીને मारा कान में जो भगवान अगर धीरे से आके बोल के जाता कि इसका जवाब ये है, तो भगवान इतना मैं मंदिर पे आता, तुम्हें प्रेयर करता, तो प्रॉब्लम क्या था? इतना तो हेल्प कर देता। ऐसा भगवान को भी कंप्लेन कर रहे हैं। अब बचपन में उसके खासम खास मित्र थे, जिसके अंदर विनायक भाई देसाई, दीनू, मोहन वागड़े, और चौथे हमारे कौन? लेखक महोदय। यानी कि ये चारों लोगों की गैंग थी। चौकस ये जवाब हमेशा भगवान के पास जाते। कहाँ जाते थे? तो ये बॉम्बे के अंदर आया हुआ है जोगेश्वरी। एंड जोगेश्वरी के अंदर एक मंदिर है। ये मंदिर में जाते, भगवान का डंग यानी कि घंट बजाते, भगवान का बराबर ध्यान खींचने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, यानी कि इस पूरा को नहीं, लेट जाते हैं ऐसे। और भगवान को सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करते कि मुझे गणित में पास करी दीजिए। हमारी जो पुरवणी लिखने की होती है ना, सप्लीमेंट्री, उसके ऊपर इंक पॉट यानी कि शाही मत गिरने देना। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं भगवान प्लीज। यानी कि विनायक देसाई, दीनू, मोहन वागड़े और लेखक, ये चारों की मस्त अच्छी सी गैंग थी। और भगवान को इस तरह से प्रार्थना के द्वारा थोड़ी लालच देते थे कि हम रोज आते हैं, इतना तो प्लीज हेल्प कर दो। पर भगवान हेल्प नहीं करता था। तो आगे अपनी कहानी बताते हैं कि आखिरकार ये जोगेश्वरी वो वहां पर आए कैसे। तो पहले लेखक जी कहते हैं कि मारो जन्म कहाँ हुआ, तो कि मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर एक धामदेवी विस्तार है, और वहां पर एक चौल है, उसका नाम है किरपाळ हेमराजनी चौल। ત્યાં મારો जन्म થયો। मारो बालपण मुंबई के अंदर आया हुआ जोगेश्वरी में वहां पर बिताया। क्या हुआ कि हम बॉम्बे में जहां पर रहते थे, गाम देवी विस्तार के अंदर, किरपाल हेमराजनी चाल के अंदर, तो वहां पर जो है ना, कारवार प्रांत के काफी सारे लोग बॉम्बे के अंदर गामदेवी में रहते थे। अब उन लोगों को लगा यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, किरपाल हेमराज चाल के अंदर मजा नहीं आ रहा है। तो जो भी उसके कारवार प्रांत के लोग थे, उन लोगों को लगा कि भाई यहां से शिफ्ट कर लेते हैं। तो कहां पर शिफ्ट करके जाए, तो कि जोगेश्वरी में चलते हैं। तो वहां पर कारवार प्रांत के कुछ लोग थे, उन लोगों ने मिलकर सहकारी धोरण पे एक मस्त अच्छी सी सोसाइटी कहाँ रेडी कर दी? जोगेश्वरी के अंदर। तो जोगेश्वरी के अंदर वहां पर रहना शुरू हो गया। तो यहां पर लिखा है कि जो लेखक अभी लिख रहे हैं, है ना, ये जो चैप्टर लिख रहे हैं, उस समय बता रहे हैं कि ये करीबन 55 यानी 55, 56 यानी 56 ईयर्स पहले की मैं बात बता रहा हूं। यानी उस वक्त लेखक भाई साहब की उम्र करीबन 56 ईयर की होगी। तो बोले हम गामदेवी गरी गांव के विस्तार के लोग, और हम कारवार प्रांत के लोग यहाँ पर गामदेवी में रहते थे। हम लोगों ने फाइनल किया कि जोगेश्वरी के अंदर सहकारी धोरण पे एक मकान बनाया जाए। और जोगेश्वरी में उस समय के अंदर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन भी नहीं था। चार कुटुंब ने मिलकर और हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाया, है ना, एक माले का घर, 3 कमरे, आगे कंपाउंड, पीछे एक कंपाउंड यानी कि वाड़ो। इस तरह से हमारी एक छोटी सी सोसाइटी रेडी हो गई। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ना, दैट इज रियल फोटोग्राफ ऑफ फूल देश पांडे जी का घर का, है ना। यही वो घर है जो आगे चलकर इतना अच्छा और समृद्ध लग रहा है, एक समय के अंदर इतना समृद्ध नहीं था।
ठीक है। आगे बढ़ते क्या बता रहे हैं कि सरस्वती बाग इस सोसाइटी का नाम दिया गया, पर मैं इतना लंबा यानी कि सरस्वती बाग बोलना फाता नहीं था। हाँ, उस वक्त इंग्लिश धीरे धीरे आ रहा था हमारी लाइफ में, यानी कि सोसाइटी हमें अच्छा लगता था, तो हम सरस्वती बाग नहीं बोलते थे, हम सोसाइटी कहते थे। मेरा बचपन यही सोसाइटी यानी कि यही जोगेश्वरी यानी कि यही सरस्वती बाग के अंदर हमारा बीता। बालपन का ये सुख की हर एक बात आज भी मुझे याद है। कैसा था हमारा घर, तो कि वर्तुल यानी सर्कल और हाफ सर्कल वाला छोटा सा बंगला था हमारा, है ना, बैठे घाट का क्लब का एक छोटा सा मकान, और थोड़ी ही दूरी पे म्यूनिसिपालिटी की स्कूल थी। तो वो म्यूनिसिपालिटी की स्कूल के अंदर पढ़ना, इस सोसाइटी में रहना, फ्रेंडशिप करना, जो मस्ती है बचपन की, वो हमने यहाँ पर बिताई थी। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि सब्जी है, दाल है, अगर उसके अंदर नमक नहीं गिरता ना, तब तक उसका टेस्ट नहीं आता था। तो उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर ये नमक का टुकड़े के समान ये सुख है जो बाल्यावस्था का है, जो हमने सरस्वती बाग सोसाइटी के अंदर मस्त साथ में बीत के बिताई थी। तो ये सारी यादें मैं कभी भी भूल सकता नहीं हूं, इसलिए चैप्टर का नाम भी ऐसा दिया है, सुखनों का बालपन। ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं कि आज ये सोसाइटी आज कैसी है 56 ईयर के बाद, तो आसपास के अंदर सीमेंट कंक्रीट से बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे देखो बिल्डिंग बन चुकी है, और आसपास में छोटा सा हमारी ये सोसाइटी ढक चुकी है ना। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और इमारत, ऐसा लगता है सीमेंट कंक्रीट के जंगल के बीच में एक हमारी छोटी सी सोसाइटी है। यानी ऐसा हो गया कि छोटे से फ्लावर वाज के अंदर या फ्लावर पॉट के अंदर, है ना, जैसे बीच में हमारा रोज का प्लांट है और आसपास में बहुत सारे वीड यानी एक्स्ट्रा ग्रास उग जाता है। वो एक्स्ट्रा ग्रास इतना उग चुका है कि वो जो फ्लावर का जो प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, वो दिख भी नहीं रहा है। तो इसलिए लिखा है कि इमारत ना जंगलों में ये पूरी पूरी ढंकाई गई है। कुंडामा यानी कि फ्लावर जो वाज होता है, पोट होता है, उसके आसपास सुंदर फूलों एक आध छोड़ो, आड़ अडा बीड़ यानी कि घास के अंदर ढंकाया जाता उस समय का था। पर हम जब वहां पर रहते थे ना, तो चारों ओर मस्त अच्छे से प्लांट थे, अच्छे से पेड़ थे। कैसे थे कि उस समय आंबा, जाम्बू, वड़, ताड़, सरगवा और अगथिया, ये पांच बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है कि आसपास में सोसाइटी के आसपास में कौन से पेड़ थे। तो आंबा, जाम्बू, वड़, ताड़, सरगवा और अगथियाना पेड़ थे। इसके अलावा प्लांट भी थे, कौन कौन से, तो कि गुलाब है, अबोली है, केवड़ा है, ये सारे छोटे छोटे प्लांट है जो आपको दिख रहा है। तो ये हमारे सोसाइटी के आसपास की खूबसूरती थी, प्राकृतिक नेचर आसपास में कनेक्टेड था। और हाँ, हम लोग क्या थे, मराठी है। तो मराठी लोग क्या होता है कि उस लोगों को यानी कि उसकी जो स्त्री और महिला होती है ना, उसको हर रोज माथे में गजरा यानी कि इसको वैणी कहते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं, वैणी। तो वैणी बनाने के उसके आदत होती है, हमेशा माथे पे वैणी डालती रहती। तो हमेशा क्या होता है, आसपास का ये जो है गुलाब, केवड़ा, अबोली, वहां से वो फ्लावर इकट्ठा करके आती, एंड दोपहर का जैसे ही टाइम मिलता, वो अपने कंपाउंड में बैठ जाती और मस्त अच्छी सी वहनी गुथने का काम करती। तो ये था हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सरस्वती बाग। आगे क्या बताते हैं, अब थोड़ा एरिया आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो, पश्चिम दिशा की बात करें, है ना, पश्चिम दिशा यानी कौन सी हो जाती है, वेस्ट साइड, है ना। तो हमारी जो सोसाइटी थी उसकी वेस्ट साइड के अंदर रेलवे की पटरी हुआ करती थी, एंड सोसाइटी ना मकान ऊंचा ऊंचा थता ला गया। और उसके साइड के अंदर आप देखो, पिक्चर में देख भी सकते हो, नदी का किनारा भी लगता था, वहां से पानी बहता हुआ दिखाई देता था। कभी इस ट्रेन की पटरी के ऊपर से ट्रेन आती जाती थी। अब आज की तरह नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट में आती जाती है, उस वक्त तो एक एक दो दो घंटे या चार चार पांच पांच घंटे के बाद निकलती थी। तो हमें ट्रेन बहुत ही अट्रैक्ट करती थी, साथ में वो नदी, आसपास का जंगल, वो पेड़, वो प्लांट। इसके अलावा क्या बोला, तो कि पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, ये तीनों साइड के अंदर बहुत सारे पेड़ हुआ करता था। आसपास में डांगर के जो बहुत ही खूबसूरत से, डांगर मतलब क्या होता है, राइस के, है ना, राइस के फार्म हुआ करते थे। पूर्व के साइड के अंदर छोटी सी एक टेकरी थी और वो माउंटेन की हार थी। और आज तो वहां पर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस हो चुकी है, कौन सी, कॉलेज, उसका नाम है इस्माइल कॉलेज।
पर एक समय के अंदर इस इस्माइल कॉलेज के अंदर छोटा सा चिड़िया का बच्चा भी नहीं आता था, लेकिन कहते हैं कि हम तो बचपन में छोटे थे ना, तब से हमने कॉलेज का नाम सुना है, क्योंकि इस कॉलेज हमारे एग्जैक्ट बाजू में हुआ करती थी। इस्माइल कॉलेज जયારે બંધાવવાની शुरू થઈ ગઈ હતી आती कॉलेज का शब्द लेखक ने बचपन से ही सुनना शुरू कर दिया था। आज तो वहां पर बहुत सारी भीड़ है, पर हम जब छोटे थे उस समय ये इस्माइल कॉलेज के आसपास कोई भी आता जाता नहीं था। आगे बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर ज्यादातर कौन रहते थे। अब देखो कारवार प्रांत के सारे लोग हैं, तो जो भी है मेरे पापा के फ्रेंड हो गए या मेरे मम्मी के फ्रेंड हो गए। अब मम्मी के फ्रेंड यानी कि भाई यानी कि मामा हो गए, और पापा के फ्रेंड यानी कि चाचा हो गए, और उसके जो पिताजी वगैरह होते हैं वो हमारे वडील हो गए। तो सोसाइटी के अंदर हमारे सारे के सारे वडील लोग यानी नाना दादा काका यही। और उसके अंदर जो पुरुष वर्ग था यानी जो सारे के सारे हमारे चाचा दादा मामा लोग थे, वो सुबह 9 बजे के आसपास अंधेरी जो स्टेशन है ना, वहां से ट्रेन पकड़ते थे। वहां तक पैदल पैदल जोगेश्वरी से अंधेरी पैदल जाते थे, एंड वहां से मुंबई सेंट्रल तक जाते थे, चुक चुक गाड़ी है। और वहां पर जाके ऑफिस के अंदर देखो यहाँ पर लिखा है ऑफिस, है ना, तो स्पेलिंग इसका उस तरह से बोलते हैं। ऑफिस जो है वहां पर जाते थे, यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास जितनी भी ये सोसाइटी के अंदर पुरुष लोग होते थे, वो पूरी सोसाइटी खाली। अब क्या होता था, तो यहाँ पर सिर्फ स्त्री होती थी या बच्चे होते थे, और गिने चुने जो बुजुर्ग लोग हैं वो होते थे, इसके अलावा बहुत कम होते थे। उस समय के अंदर पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेते थे, है ना। देखो आपको पता होगा ये टप्पू के पापा ऐसे करके हमेशा दयाबेन अपने पति देव को बुलाते हैं, बस उसी तरह से दीनू ना पापा वीनू ना पापा, या फिर ए सुनते हो जी, तो बोलेंगे ना मैं तो बहरा हूं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता था। ये एवी रीते बोलावे यानी कि दीनू ना पप्पा वीनू ना पप्पा ऐसा बुलाते थे। आज सोसाइटी में एक बहन, उसने एक नया टॉपिक निकाला क्या, कि हमेशा वो ए दीनू ना पप्पा या वीनू ना पप्पा नहीं बोलती थी, वो क्या बोलती थी अपने पतिदेव को ऑफिस के बुलाते थे। ચાલને બેન હવે મારે ઓફિસને આવવાનો સમય થઈ ગયો છે, यानी कि ऑफिस के यानी कि अपने पति देव के आने का टाइम हो गया था। बस इसी तरह से कुछ कॉमेडी होती थी, मजा आता था, और हम ऐसे चाची मामी मौसी को देखते थे और उसके साथ भी हम एंजॉय करते थे। आगे टॉपिक में क्या बता रहे हैं कि इसी वडील मंडली के बीच में ऑफिस થઈ જાય, छोकरा छोकरीओ बा बहनों, और फिर यहाँ पर कोई नहीं होता था, सिर्फ बा बहनों या छोकरा छोकरी होता था। हाँ थोड़े बहुत पुरुष वर्ग होते थे, कौन कौन से, तो एक तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब थे, उसका नाम था गोखले मास्टर जी। इसके अलावा हमारे एक डॉक्टर साहब थे, इसका नाम था सलगर डॉक्टर साहब जी। और हमारे पास क्या था, एक बड़ा सा एक कुआं हुआ करता था, उसके ऊपर हमने इंजन बिठा रखा था। अब इस इंजन को चालू बंद करने वाले एक दत्तू मामा हुआ करते थे। और हमारा जो मंदिर थे उसके एक पुजारी जी होते थे, रामेश्वर मंदिर के पुजारी जी। तो इस तरह से देखो मास्टर साहब डॉक्टर साहब वो इंजन चलाने वाले दत्तू मामा और पुजारी, ये गिनो चुने कुछ ही पुरुष वर्ग ज्यादातर पूरा दिन यहाँ पर रहते थे। ठीक है, आगे क्या बताते हैं, इसके अलावा क्या, तो कि 5-6 जो पेंशन लेने वाले हमारे दादाजी या नाना जी है वो होते थे। मराठी शाला के अंदर हम ज्यादातर कारवार प्रांत के लोग थे, तो हम आपस में जो डिस्कशन करते थे ना वो कारवार भाषा में करते थे। हमारी सोसाइटी के अंदर हाँ एक भैया भी आते थे, राम गुलाम भैया, ये दूध बेचने आते थे। इसके अलावा एक मौसी आती थी, यानी इसको हम बाय कहते हैं, माछला बेचवा माटे वर्सोवा से एक मौसी आती थी। कहाँ से, वर्सोवा, वहां से माछला बेचने वाले आते। ये दो बाहर के व्यक्ति थे जो आते जाते रहते थे। इसके अलावा हम कारवार भाषा में बात करेंगे, मराठी भाषा में बात करेंगे। पिताजी है उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, क्योंकि वो जहां पर काम करते थे वो इंग्लिश कंपनियों के अंदर काम करते थे, तो उसके साथ कभी इंग्लिश बोल देते थे। मंदिर के अंदर भजन कीर्तन वगैरह होते थे तो उसके अंदर मराठी के अंदर बात होता था। तो इस तरह से मराठी अंग्रेजी कारवार सारी भाषाओं के अंदर हम डिस्कशन करते थे। यानी ना उस वक्त डिस्टर्ब करने वाला गूगल था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, तो दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हमें जो कुछ भी मिलता था ये लाइव हमारे सारे के सारे गूगल होते थे, हम उसको पूछते थे, सीखते थे, समझते थे और काम करते थे, है ना। आगे क्या बताते हैं कि हमारे पहला અને બીજા ધોરણમાં यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर काफी सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्रेंड थे, जैसे कि वागले है, नाडकर्णी है, वाघ है, राया फेणे है, देसाई और तले, ये ज्यादातर है ना वहां की मराठी जो सरनेम आती है वो है। तो ये सारे लोग थे, वो ज्यादातर कोंकणी भाषा, अब महाराष्ट्र के कनेक्टेड गोवा है,
तो गोवा के आसपास का जो एरिया है ना, वहां पर कोंकणी भाषा बोलते हैं, है ना। और उन सब के बीच के अंदर मैं मराठी बोलने वाला, थोड़ा बहुत कोंकणी जानने वाला और थोड़ा बहुत कारवार प्रांत का जानने वाला, तो मैं देशी घाट का बंदा, मैं सबके साथ कम्युनिकेट करता और सबकी बातों का ट्रांसलेशन भी करता। दुभाषा मतलब ट्रांसलेटर, है ना। तो माँ के साथ मैं हमेशा, क्योंकि माँ कारवार प्रांत की थी, तो कारवारी में बोलती थी, पिताजी हमेशा मराठी बोलते थे। उन दोनों का झगड़ा होता तो बहुत मजा आता था, मम्मी अपने हिसाब से कारवारी में बोल रही है, पापा अपने हिसाब से मराठी में बोल रहे हैं। और इसके अंदर हमारा जो घर के अंदर जो मनोरंजन होता था ना, वो एक अलग प्रकार का ही था। इसके कारण से मेरे जो पिताजी थे वो कभी कभी कोल्हापुरी बोलते, मराठी बोलते, माताजी कारवारी बोलते, और इसके कारण से हमारे पास लैंग्वेज का नॉलेज बहुत जोरदार बचपन से ही आ गया था। आगे क्या कहते हैं, अब ये जोगेश्वरी कॉलोनी है, उसके आसपास के अंदर जंगल था। मैंने बताया कि बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत खूबसूरत से ट्रेन की पटरी आती थी जाती थी, और नदी थी, है ना, चारों ओर। तो जंगल होने के कारण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या होता था, रात के समय आता था सांप, और ये सांप से बहुत डर लगता था। इसके अलावा चोर ज्यादा आते थे, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। तो उसका एक टेंशन, एक तो सांप का टेंशन, दूसरा चोर का टेंशन। तो रात के समय के अंदर हमारे इन लोगों ने क्या किया था, दो पठान को चौकीदार बना दिया था। ये चौकीदार की तरह आते थे, और हमारी ये जो सोसाइटी की है वो पहरेदारी करते थे। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, नहीं ऐसा नहीं बोलते थे, पर इस तरह से करते थे। अब ये जो है ना, अंधारी रात के अंदर कभी सांप के डरना, कभी चोर का आ जाना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय के अंदर ना रेडियो था ना टीवी था, कुछ भी नहीं था। पर हाँ, उस समय के अंदर उसमें से एक पठान था ना, वो बहुत बढ़िया था। उसका नाम था कादर खान, एंड उसको फ्लूट बहुत अच्छी बजाने आती थी, नहीं कि बांसुरी। ये समय रेडियो ना हो तो रात पड़ी जाए, तमरा नहीं नहीं, वो ड्रैगन फ्लाई करती रहती है, तो उसकी आवाज आती है, कभी ट्रेन की आवाज आती है, कभी सांप की आवाज आती है। और ऐसे समय के अंदर जो मैं डर लगता था ना, एक एक मिनट हमारे लिए हालत खराब हो जाती थी, है ना। तो ऐसे समय के अंदर हमारा पिताजी ज्यादातर तो बाहर गांव रहते थे, तो घर के अंदर कौन रहते थे, तो मैं, है ना, फिर मेरी मम्मी, दो, फिर मोटी बहन, उसका नाम था वच्छिता, और हम तीन भाई थे। मैं तो हो गया क्या, पुरुषोत्तम, फिर एक छोटा भाई था उमाकांत, उससे भी एक छोटा भाई जो घोड़िया में, मतलब जो क्राइडल होता है ना, उसको घोड़िया कहता है, उसमें सोता रहता था, उसका नाम है रमाकांत। तो रमाकांत, उमाकांत, पुरुषोत्तम, हमारी बड़ी बहन वच्छिता है, और मम्मी, हम ज्यादातर घर के अंदर ये पांच लोग रहते थे। पिताजी ज्यादातर परगाम का ज्यादा होता रहता था, इसलिए सोसाइटी के अंदर क्या हुआ था कि हमारा घर अभी तक रेडी नहीं हुआ था। तो सोसाइटी के बाहर की साइड में जो दरवाजा था ना, वहां पर एक पतरे का शेड बना के मैं दिया था कि भाई आपका जो घर बन जाएगा फिर आप वहां पर शिफ्ट कर लीजिएगा। तब तक हम पतरे में रहते थे। और इस तरह से सोसाइटी के ब्लॉक के अंदर जब बाद में जगह मिली तो हम वहां रहने गए। पर उस पतरे के शेड में रहना, सांप रात में वो डर करके तमरा बोलता है, कभी चोर आ गया, तो इन सब के बीच के अंदर रहना सही में एक अलग प्रकार का ही अनुभव था। हाँ, घर में क्या एक फानस, यानी जिसको हम लालटेन कहते हैं, उसका छोटा सा अंजवाला होता था। અને આ સમયે કાદર खान जो है ना, यानी वांसली सांभळવાની कुछ अलग ही मजा थी। वो हमारे मन के अंदर कितना भी दुख, परेशानी, टेंशन होता है, उसको शांत कर देता था। ये सुर रिलाता इटली हाम, यानी इतना अच्छा लगता था कि कादर खान भरे कितना भी कदावर लंबा चौड़ा क्यों ना था, वांसली वगाड़ता ना, तो उस वक्त उसका कदावरपना हम भूल जाते थे। वो इतना डरावना लगता था, है ना, पर फिर भी हम भूल जाते थे। हमेशा हमें याद आता था टागोर जी की वो काबुली वाला की कहानी, है ना। आपने पढ़ी होगी टागोर टागोर जी की, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की। तो उसके अंदर जो हमारे सर जो थे ना, वो जब हमें एक्सप्लेन करते थे काबुली वाला ऐसा था वैसा था, तो मैं एग्जैक्टली हमें ये पठान है उसका, यानी कादर खान की याद आ जाती। અને અમે બાળકો વાંસળી વગાડતા એ કદાર ખાનની પાસે જાય, કાદર ખાન પાસે, અને કારવારી ભાષામાં બોલતા, वाह कादर खा वाह, वगाड़ रहे वगाड़, અને वो बेचारा बजाता। क्योंकि देखो, हर एक इंसान को अपने अंदर एक कला होती है, और कोई कला की तारीफ करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना। तो કાદર ખાન રાતના સમયે અમને હામ પણ આપતો અને દિવસના સમયે મનોરંજન પણ આપતો હતો। ત્યારે બીજા પઠાણ એક दिन क्या हुआ कि गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो थोड़े समय के बाद सोसाइटी के अंदर जब गायब हो गया तो उन्होंने पूछा कहाँ गया, बोला वो अपने मुल्क गया है, मुल्क, मुल्क बोले तो अपने मुल्क में चला गया है। तो ये जो कादर खान है, जो बचपन का ये कैरेक्टर है, जो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, वो हम कभी भी लाइफ टाइम कभी हम नहीं भूल पाए।
तो इसके कारण से कादर खान हमें बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर हमारे जीवन में लगा। अब इसके अलावा क्या था कि सुर, ताल, संगीत, म्यूजिक, कला, ये हमने कभी टीवी रेडियो से सीखा ही नहीं, हमने अपने आसपास के लोगों से सीखा। जैसे कि मेरी माँ, यानी मेरी मम्मी, इतना आवाज सुंदर, खुला आवाज, इतना सुरीला आवाज कि जब उसका गाना होता था तो इतना बढ़िया गाती थी। और मेरे नाना जी, वो तो मैं मंदिर के अंदर भक्ति मंडली में बिठा देते, चल बेटा ये भजन गा, और हम हरि विजय, पांडव प्रताप, उन सब के भजन गाते थे। इस तरह से हमारे मन के अंदर सुर, लय, ताल, मराठी पढ़ना, मंदिर में बैठना, हरि भजन, पांडव प्रताप, इन सब का शौक आना, वो सुर और ताल को पकड़ना, हमने बाहर से नहीं, घर के अंदर से, घर के लोगों से ही सीखा है। इवन इतना ही नहीं, हमारे घर के आसपास एक बार भिखारी आता था, एंड भिखारी के हाथ में एक तंबूरा जैसा, नहीं एक तार वाला जो ट्यून होता है वो बजाता रहता है। અને प्रेमा बाई के जैसे हम ने गुजराती के अंदर हमारे मीरा बाई है, तो वहां पर प्रेमा बाई उसके भजन गाता था, ए मारा राम ने कोई लेने आओ रे। तो बोला वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वापस बार। तो भिखारी बेचारा गाता प्रेमा बाई के भजन कि मारा राम ने कोई ने लेने आओ रे, અને वगाड़ता, इतना मजा आता, उसको बार बार बोलते वो बजाता रहता। तो हमारे जीवन के अंदर इस भिखारी से, चाहे हमारे नाना जी हो, माता जी हो, चाहे मंदिर का भजन कीर्तन हो, हम वहां से अपने जीवन के अंदर कला उतारना सीखा। देखो, आप अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अपने पिताजी जैसे, अपने मम्मी जी जैसे होंगे, है ना। इसका कारण क्या है कि हमारे सबसे पहले टीचर तो वही है। एंड जो हमारे अंदर संगीत, साहित्य, नाटक, कला, उसका खेचाण कहाँ से होता है? इसी तरह से होता है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है, अगर उसको मिमिक्री करनी आती है, तो हम उसको बार बार देखते हैं, कभी कभी हम उसकी कॉपी भी कर लेते हैं। तो ऐसा ही था कि बचपन के अंदर मेरे अंदर ये जो संगीत, साहित्य, नाटक, कला के प्रति खेचाण आया, तो इसके कारण से मैं मैदान में कम, यानी कि प्ले ग्राउंड में कम, कला के अंदर ज्यादा शौकीन हो गया, है ना। मुझे मिमिक्री भी बहुत अच्छी लगती थी। और जोगेश्वरी के अंदर, सरस्वती बाग के अंदर, यही रामेश्वर मंदिर के अंदर हम कीर्तन खा करते थे। और वहां पर इतना कीर्तन करते थे, भजन कीर्तन करते थे, कभी कभी वो खाना पीना भी भूल जाते थे। कथाकार महाराज हमेशा वहां पर वाजा पेटी लेके बैठ जाते थे, और उसके अंदर ऐसे नहीं, वो पीछे के साइड में से चलाते हैं और फिर ऐसे दबाते हैं, तो बोला मुझसे यार, इसके अंदर, पेटी के अंदर से आवाज कहाँ से आती होगी, इतना सुर कहाँ से निकलता होगा, ये चमत्कारी पेटी है। ये बचपन से हमें समझ में आना शुरू हो गया था, और उसके कारण से हमारा उसके प्रति लगाव भी बढ़ गया। कीर्तन સાંભળીને બીજા દિવસો હું कीर्तन करवा માટે जाऊं, और पूरा दिन घर के अंदर वो भजन गाता रहता। तो इस तरह से घर के अंदर मम्मी पापा भी हमें अप्रिशिएट करते थे कि वाह बेटा बहुत बढ़िया भजन है। सोसाइटी के अंदर गणेश महोत्सव हो तो वाह क्या मजा आता था। और उसमें मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था कामत, है ना। ये जो कामत था वो मिमिक्री बहुत बढ़िया करता था, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं भी उसकी जैसे मिमिक्री करने की कोशिश करता। मेरे अंदर जो रुचि पैदा की है मिमिक्री करने की, क्योंकि हमारे लेखक के बारे में आपको आप बता दिया है ना कि बहुत अच्छे फिल्म निर्माता है, लेखक है, वक्ता है, सारी चीजें उसके अंदर है। तो ये कहाँ से आई? तो बचपन की ये सारी चीजों से ही उसके जीवन के अंदर ये सारी चीजें उत्पन्न हुई, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग घर के अंदर ही होता था, यानी कि हमारा ऑडियंस हमारे सामने जिंदा बैठा है। पापा पूरा दिन काम करके आए हैं, मम्मी थकी हुई है, तो क्या, हाँ अब बैठ जाओ आप खटिया के ऊपर, और मैं उमाकांत, रमाकांत, वच्छिता उसके सामने परफॉर्म करते, मम्मियाँ तालियां बजाती। यानी कि हमारे लिए वही प्रयोग घर के अंदर कायम, हमारा जो शो देखने वाले हाउसफुल ही रहता। इसी कारण से बचपन से शाहिर खांडीरकर के शौर्य गीत भी हमने सुने थे, स्कूल में सुनाते थे, कभी हमें नाना जी दादाजी सुनाते थे। और हम घर के अंदर जो, नहीं वो सुपड़ा होता है, सुपड़ा मतलब क्या होता है, सावरणी के द्वारा हम झाड़ू मार के, नहीं वो सुपड़ी के अंदर भर लेते हैं, उसको सुपड़ा कहते हैं, बड़ा होता है उसको सुपड़ा भर, उसको हम डफली बना देते, और डफली बना के उसको बजाते। तो मैं गाता था, मेरा जो भाई होता था उमाकांत, वो पीछे करके कोरस देता था। तो लाइक एक माहौल बन जाता था, और मैं इस तरह से डफली बजाते हुए गाता था, प्रथम नमन शारदा चरणे, शारदा चरणे, शारदा चरणे, युक्ति बुद्धि अन शक्ति दीज रे। तो पीछे मेरा भाई होता है उमा अग्रवाल, हाँ जी रे जी 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 रे, ऐसा करके गाता। तो लाइक हम घर के अंदर ही सिंगर बन जाते, कोरस बन जाते, हमारे श्रोतागण होते हैं, और तुरंत ही वहां पर एप्रिशिएशन भी हो जाता था। इस तरह से सोसाइटी नहीं, बच्चे ક્યારેક અમને ભાષણ કરવાનો મોકો मिलता, कभी भजन गाने का। अब एक बार तो क्या हुआ पता है, मैं करीबन था 5-6 साल का,
और टांकी महाराज की हाजिरी के अंदर सदभक्ति मंदिर था। उसके अंदर का एक बात जो है मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे जो नाना जी है ना, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे। तो क्या हुआ कि नाना जी ने मेरे को बोला कि देख बेटा, आज जो है ना मंदिर के अंदर तेरे को एक भाषण देना है, और टॉपिक है वीर अभिमन्यु का। ठीक है, 4-5 मिनट के अंदर तेरे को फ्लुएंटली बोलना, तेरे को तो बहुत अच्छा भजन आता है, सारे वर्ड लर्न हो जाते। बोला हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एंड मैं तो रेडी हो गया कि चलो बन जाऊंगा मैं तो वीर अभिमन्यु, 4-5 मिनट के अंदर तो बोलने में क्या दिक्कत है। तो मैं तो रेडी हो गया। परंतु हुआ ऐसा कि 4-5 मिनट तक तो मैंने बोला, फिर छिल्ले छिल्ले भूल ही गए। तो मैंने अपनी दिमाग दौड़ाया, तुरंत ही मैंने समय सूचकता वापरी, और मैंने सबको बता, अरे भाई क्या हो गया कि भाई छोड़ो छोड़ो, मारे छे ने હવે दूध पीવાનો समय થઈ ગયો। अब क्या, मैं छोटा बच्चा था, तो लोगों का हाँ भाई हो गया होगा बेचारे को दूध पीने का समय। तो मैं वहां से धीरे से खिसक जाता। और ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 4-5 बार हो गया ना, फिर श्रोतागण को समझ में आ गया कि ये भाई साहब सही में दूध पीने का बहाना कर रहा है, बाकी ये भाई साहब तो भूला, यानी भूल चुका है और कुछ भी नहीं। यानी कि मैं अपने आप को सही में एक अभिमन्यु की तरह वहां पर जब फंस जाता था, तो दूध पीने का बहाने, यानी दूध पीवानो समय ऐसा बता के वहां से भाग निकलता था। तो इस तरह से लोग भी समझने लगे। और जब भी मैं ऐसा भूल जाता था तो लोग ही बोलने लगे, हाँ हाँ भाई जा, चल निकल अब घर पे जा, दूध पियो तारो समय थे गयो। इस तरह से मुझे मजाक में भी लाड, और लाड के अंदर भी मजाक मिला। इस तरह से मैं सीखता गया। देखो इसी तरह से जीवन के अंदर हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है। इसके कारण से बचपन में जो आपने नर्सरी के अंदर, प्राइमरी के अंदर अगर आपने कोई ड्रामा में पार्ट लिया होता, या आपने कोई चित्र काम के अंदर पार्ट लिया होता, आप कभी उसको भूल नहीं पाओगे। उसका कारण ही यही है कि हमारे मन के अंदर वो पूरी लाइफ टाइम घर कर जाता है। हाँ, इस सोसाइटी के अंदर नाटक के साथ साथ पहली बार अगर मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस समय के अंदर जबरदस्त मुंबई के अंदर धूम मचा रहा था, वो था गंधर्व नाटक। आप भी, आप सर्च करिएगा, किसमें, यूट्यूब पे आप गूगल पे सर्च करो, तो गंधर्व नाटक आज की तारीख में मूवी से भी ज्यादा महंगी टिकट में बिकते हैं इसके नाटक। यानी आपको 3D 5D से भी अलग मजा आता था। तो बॉम्बे के अंदर इसकी धीरे धीरे करके शुरुआत हुई थी गंधर्व नाटक की। और शायद मैंने गंधर्व नाटक देखने के लिए पहली बार ही गया होगा, पर मैं छोटा था, तो मम्मी पापा की गोद के अंदर मैं सो गया। इसलिए मुझे ज्यादातर गंधर्व नाटक ने इतना अट्रैक्ट किया नहीं। हाँ, उस समय बाल गंधर्व मराठी रंगभूमि के अंदर मस्त जमा रहा था अपना दो। परंतु मैंने जो सबसे पहली बार नाटक देखा था, वो था 1925-26 के अंदर। कहाँ पर, मेरी सोसाइटी के अंदर ही। और वो कौन उसमें था पता है, राया फेणे, संजीव, काशीनाथ वाघ, साखरदांडे, लखपत, इन सब ने जबरदस्त पुण्य प्रभाव नाम का नाटक किया था। लेखक कहते हैं मैंने अपने जीवन के अंदर वो जो नाटक देखा ना, मेरे मन की छवि के अंदर आज भी वो सेट हो चुका है। મારી દ્રષ્ટિમાં એક અલગ ચમત્કાર था, જેમાં વૃંદાવનમાં થયેલા રાયા ફેણે અને કંકણ અને કાશીનાથ વાઘની બીક કેટલાય દિવસ સુધી મેરે મન કે અંદર બસ ગઈ। વસુંધરાના પાત્રની અંદર લજપત અને કામત, आ हा हा हा, અને પેલો કીકણી तो आज 50 साल के बाद भी कौन सा बंदे ने कौन सा पात्र किया था वो याद है। लेखक कहता अगर मैं इतना ज्योग्राफी में ध्यान दे देता, भूगोल में, तो कितना आगे निकल पाता। तो कहते हैं ना कि मुझे इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट था। और इसके कारण से जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, वो चीज हमें बहुत लंबे समय तक याद रखनी पड़ती है, या याद रखते हैं हमारा दिमाग, हृदय के अंदर वो बस जाता है, दिमाग में नहीं, है ना। અને આમ રમતા રમતા મારી સાથે બધી જ પ્રગતિ થતી। पर हाँ, ऐसा नहीं है खेल कूद में मैं नहीं जाता था। पर खेल कूद में प्रॉब्लम क्या होता था देखो, कि हुआ ऐसा कि सोसाइटी के अंदर जो बड़े लोग थे ना, वो ज्यादातर टेनिस खेलते थे, ऐसा वाला टेनिस, है ना। तो बड़ा सा खूबसूरत सा टेनिस कोर्ट था। उसमें ज्यादातर जो बड़े लोग जो थे, वो सफेद हाफ पैंट पहन के आते थे और खेलते थे, और हमें बाउंड्री पे बिठा देते थे। जा बेटा वो बॉल लेके आ, चल बेटा वो लेके आ जा। यानी इस तरह से हमें बस काम ही सौंपते रहते थे, यानी बाउंड्री पे बैठे रहो, दड़ा ला के देते रहो, यानी हम वॉलेंट्री का काम करते। पर हाँ, आज भी टेनिस कोर्ट का और टेनिस की ये बात हमेशा याद रहती थी। जब भी खेलते खेलते वो बोलते थे ना बीच में ड्यूस, तो मुझे वो समझ में नहीं आता था ड्यूस क्या है। बोलते आज भी मुझे समझ में नहीं आता ड्यूस क्या है, पर हाँ वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी ड्यूस बोलते थे मैं चिल्ला उठता, हाँ ड्यूस हो गया, ड्यूस हो गया, ड्यूस हो गया। तो इस तरह से वो ड्यूस नाम का शब्द मुझे टेनिस की ओर अट्रैक्ट करता था, इसलिए मैं बहुत से बार बॉल लेने के लिए भी चला जाता, दड़ा लेने के लिए। अब बात करते क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट के अंदर भी मेरी हालत ऐसी ही थी। हमेशा क्रिकेट के मैदान की बाहर मुझे बिठाते, या सेकंड विकेट पर लगते या लास्ट प्लेयर, बस बैट पकड़ के बैठे रहो।
इसके कारण से मेरा होदा कभी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्रिकेट के अंदर भी धीरे धीरे करके मेरी रुचि कम हुई और धीरे धीरे करके मैं नाटक की ओर आगे बढ़ने लगा। अब नाटक के अंदर क्या होता था कि हमेशा मुझे इंपॉर्टेंट मिलता था, यानी कि मेरे जो मामा थे, उसका नाम था नारायण मामा, वो एकदम हेड, वो हमेशा मिमिक्री सिखाते हैं, एक्टिंग यानी कि अभिनय सिखाते हैं। नारायण मामा क्या करते पता है, बॉम्बे जाते हैं और वहां पर अंग्रेजी फिल्म देख के आते हैं, और वो जो फिल्म थी ना उसमें क्या था क्या नहीं था, हीरो कौन विलन कौन, उसका वन मैन शो की तरह पूरी फिल्म हमारे सामने डिस्क्राइब कर देते। यानी ऐसा लगता था कि हम लाइवली पूरी की पूरी फिल्म देख रहे हैं। यानी मामा इतना बढ़िया समझाते थे। आम ये समय चित्रपट नहीं थे, अंग्रेजी फिल्म आई थी जिसमें आप चार्ली चैपलिन वगैरह के आप देख सकते हो, है ना। तो वो थी, वो आके हमें समझाते थे, और फिर हमें लगता हम भी नाटक करेंगे। तो मामा को बोलते और मामा हमें समझाते, देखो ऐसा ऐसा करो, और इस तरह से हम फिल्म के अंदर की जो बातें हैं वो नाटक के अंदर ऐड करते हैं। पर ज्यादातर उसमें क्या होता था, मारा मारी फाइटिंग। पर हाँ, हमारे नाना जी थे, वो ऋग्वेदी थे, उसको लगा बच्चों की ये जो क्वालिटी है ना उसको सही दिशा में ले जानी चाहिए। एंड देन उन्होंने हमें रामायण महाभारत के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर बना के दिए, एंड हम वो नाटक करते रहते हैं, यानी रामायण के पात्र, महाभारत के पात्र, और उसके अंदर ज्यादातर महाभारत के और रामायण के भी होते थे। अब नारायण मामा की नाटक मंडली अब काम करने लगी, अब बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। नाटक होते थे किसके, तो क्या रामायण के। पर रामायण में के अंदर हमारा ऐसा होता, स्त्री पात्र नहीं था, कैरेक्टर नहीं आते थे, यानी कि फीमेल कैरेक्टर कोई बनता नहीं था और आता भी नहीं था। ज्यादातर राम रावण का युद्ध होता था और उसके अंदर वानर सेना बनती थी। वानर सेना हमेशा अपने जो चड्डी होती है उसके पीछे के साइड में पुछड़ा बना देते थे, और माथे के ऊपर पूठा और पतरे के बड़े बड़े वो मस्त अच्छे से मुगट बनाते थे। धनुष बाण हाथ में लेंगे, पूछड़ा अपनी चड्डी में रखते और जय श्री राम करके पहुंच जाते थे। कभी कभी तो जो हमारा आंबा का पेड़ होता था उसके ऊपर चढ़ जाते, वहां से दबांग करके जंप मारते जय श्री राम करके। अब इस तरह से जो हमारी ठाठ होती थी, तो पूरी सोसाइटी के अंदर हमारी वाह वाह होती कि वाह ये बेटा संस्कारी है, ये तो क्या मस्त अच्छा सा हनुमान जी बना है। ठाठ माठ हमारी नाटक मंडली की बढ़ने लगी। सोसाइटी ની અંદર વાનર મંડળની આ સાચુકલા આંબા પરની ઝાડની डाली पर थी चढ़ी नीचे जम मारते थे। और हमारे एक मोटा मामा थे, वो तो इतना बढ़िया सुंदर हमें मुगट बना के देते थे ना, कैसा लगता था हाँ सच्ची में सोने का मुगट है। नाना जी वो श्लोक लर्न करवाते थे, वो आर्चालन करवाते थे। और उस समय हमारे पिताजी ज्यादा हमें कुछ लाके देते नहीं थे, दो अड़दी पाटलून देते थे और एक पहरण यानी गंजी दे देते थे। बस यही हमारे पूरे साल का पहनावा होता था, ज्यादा एक्स्ट्रा हमारे पास कोई होता नहीं था। यानी हमारे पास क्या था, बेड़ था, पाटलून और एक पहरण, यही हमारा पहनावा बनता था। पर धीरे धीरे करके हमारे जीवन के अंदर वार्ता के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा। नाना जी जो थे ना, वो बालकों ने वार्तानी चोपड़ी पुष्कळ ला के देते थे। मैं ज्यादातर रामायण और महाभारत के साथ हमारा परिचय बचपन से ही हो गया। आज देखो, आप अभी 17-18 साल के हो, 12th में आ गए हो, पर मैं 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ रामायण महाभारत की इतनी आपके पास नॉलेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई जो है ना, किताब है ना, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको लर्न करवाती है, आपको वर्ड पावर देती है और आपके इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देती है। कितने भी महापुरुष हो गए, आप उसकी लाइफ के अंदर देखो, हर एक महापुरुष ने यही बोला होगा, किताबें पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। प्लीज आप उसको बुरा मत मानिएगा, पर हाँ ये बात एक सच है। इसलिए यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि रामायण महाभारत का हमारा जो कनेक्शन है वो बचपन से ही आ गया। और उस समय हमें एक लेखक बहुत अच्छे लगते थे, उसका नाम था वा गो आप्टे, यानी कि वासुदेव गोविंद आप्टे। 1871 1930 में डेथ हो गए, परंतु हाँ, इन लोग मतलब ये जो लेखक महोदय थे, उन लोगों ने किताबें बहुत अच्छी अच्छी दी। हम जब 7वें 8वें वर्ष में आ गए थे तो हमारे वांचन की भूख बढ़ रही थी, और उस समय एक मासिक यानी मंथली एक बुक आती थी, उसका नाम था आनंद। हम उसको पढ़ते थे एंड बहुत मजा आता था, ऐसा लगता था भगवान ने वासुदेव गोविंद भाई आप्टे जी को यानी वागो आप्टे जी को हम बच्चों के लिए पैदा किया है। वो हमारी कितनी चिंता करते हैं, रामायण महाभारत आनंद पुस्तक नाम की मासिक, और उसके अंदर हमारी सारी चीज होती थी। हाँ, उस समय के अंदर हमारे पास चप्पल नहीं हुआ करते थे, यानी जिसने चप्पल पहन लिया ना वो तो बहुत बड़ा बंदा हो गया, ऐसा माना जाता था। ये जमाना में बालको चंपल बनावनार कारीगर शायद नहीं होते होंगे। छह मैट्रिक में यानी 10-12 में जब आया, तब मैंने अपने जीवन के अंदर फर्स्ट चप्पल पहने थे। અને पायजामा की क्या बात करूं, जिंदगी में पहले वालों पायजामा क्यारे चढ़ाया वो मुझे खुद को याद नहीं। पर हाँ, निशालनी अंदर
हमारा मास्टर साहब थे, वो हमेशा चप्पल पहनते थे। बापू एक बार मेरे को लेके गए थे मंडली के अंदर, और वहां से मेरे को ये जूता दिलाया था फर्स्ट टाइम, जूती। वो मुझे आज भी याद है, और इतने प्यारी लगते थे ना कि हमेशा महीना 2 महीने के अंदर उसके अंदर कोपरे यानी कोकोनट का ऑयल होता है ना, वो लगा देता था, क्योंकि उसको गुड पॉलिश वगैरह नहीं आती थी, बस ये कोकोनट से वो जो चमड़ा होता था उसको थोड़ा स्मूथ करने में हेल्प हो जाती थी। तो ये हमारी बचपन की सारी मेमोरीज है। चाहे वो जूते हो, पायजामा हो, चप्पल हो, चाहे हमारे बेस्ट लेखक क्यों ना हो, ये सारी चीजें हमारे जीवन में इतनी ज्यादा अटैच करके रखी है ना कि क्या बताऊं। એટલું તો ખરું કે મારા બાપુ અમને બાળપણમાં ક્યારે એમ નહોતા કહેતા બેટા ये काम कर, ये काम नहीं करने का। हमें बाળકો कला उपासना में खूब साथ देता था, मनोरंजन करने में साथ देते थे। हमारा બધા જ मनोरंजन काम का हमेशा माता पिता सपोर्ट करते थे। આમ ગાવાનું ના, આમ नाटक नहीं करवाનું, बस फक्त भणवाનું, ચોપડા જુઓ, वांचन करो। ऐसा हमारे माँ बाप ने, हमारे रिलेटिव ने, हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने कभी नहीं बोला है। हाँ, આ વાત કે અમે બાળપણમાં ક્યારે સાંભળ્યા નથી। ઉલટું માતા પિતા में सपोर्ट करते थे। शाप संभ्रम અને शारदा जैसे नाटक के गीत गाते थे। और हमारा मामा है महारुद्र मामा, वो तो परवशता पाश देवी ऐसा जबरदस्त गाते थे, इतना जबरदस्त गाते थे कि हमारे स्कूल के जो मास्टर साहब थे ना दीनानाथ जी, उसके ऊपर ऐसा हम बोलते थे भाई हमारे मामा के पास सीख के आ जाओ। इतना बढ़िया महारुद्र मामा परवशता पाश देवी का गाना गाते थे। पिताजी गाते थे शारदा सप्रम्भ, और माताजी भी तो गाती थी। घर में सौथी पहलू हमारे पास से फोनोग्राम जो है, वो भी हम इसके अंदर भी हमने, है नहीं, ब्लैक कलर की डिश लगाते थे, टैटे टैटे बजाते थे, वो भी हमने सुना है। और इसके अंदर हमने क्या सुना है पता है? लाफिंग सॉन्ग सुना है। तो हम सुनते जाते, आसपास में डांस करते जाते, इतना मजा आता था। है ना, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं मनोरंजन करने के अंदर, तो आप देखो कितना अलग प्रकार का जीवन था उन लोगों का। સોસાયટીમાં બધા જ લોકો, જુઓ આ છોકરો કેવો સરસ મજાનો એક્ટિંગ કરે છે, આ કેવો સરસ મજાનું પાત્ર બન્યો છે, એ છોકરાને વધારે ગુણિયલ, अच्छी क्वालिटी का कहते थे। और हम हमेशा वट के अंदर उसके सामने जाते थे, देखा मैं क्या बन के गया हूं। અમારા જીવનની અંદર સાહિત્ય પ્રેમી નાનાજી છોકરાઓ માટે ગીત લખે, રાયા ફેણે, સાખર દાંડે, અમારા નાટ્ય પ્રેમી લોકો। અને મંદિરની અંદર પેલા ટાંકી મહારાજ, એ તો બહુ જબરજસ્ત પ્રવચનો આપે, ભક્તિ માર્ગની વાતો કહે, અને ગાંઠનું ખર્ચ કર્યા વગર हमेशा हम बोला वाह वाह दड़ोला वाह। अगर हम जाके, जब जाके मंदिर के अंदर परफॉर्मेंस करते नाटक का, तो हमें सपोर्ट करते थे। वो भले भजन कीर्तन करने वाले लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, वाह वाह दड़ोला वाह, क्या बढ़िया गाना है। और हम अपनी अंग भंगिनी, अपने रिएक्शन, अपने एक्शन, अपनी स्टाइल से उन लोगों को इम्प्रेस करते। और उस वक्त हम गाते थे कृष्णा बाय, है ना, आपने नाम सुना होगा, ज्ञानेश्वरी नाडगणी, उसकी मम्मी जी। सोसाइटी के अंदर वडील वर्ग आते थे, एंड वो लोग हम बच्चों को डांस करवाते। कभी कान खींचने ना, चल पढ़ने बैठ, ऐसा कभी नहीं बोलते थे। धाक भरी संस्कृति हमारी सोसायटी में होती ही नहीं थी। બાળકોને ભણતર પ્રત્યે એના કારણે ક્યારેય પણ ત્રાસ આવ્યો નહીં। જીવન આવું જોઈએ, જ્યારે તમે મનથી કોઈ કાર્ય કરો ને તો બહુ મજા આવે, है ना। इसी तरह से हमारा कुटुंबनी अंदर बधाने होशे होशे काम करता। अब थोड़ी बात करते इनकम की। इनकम कैसे होती थी, कैसे रहते थे, गरीबी थी कि नहीं थी, तो बताते हैं कि हमारे घर के अंदर 100 रुपए की इनकम होती थी पिताजी की सिर्फ, और आसपास में चाचा मामा जो भी रहते थे उसके पास भी ज्यादा इनकम नहीं होती थी। 100 तो बहुत सारा हो गया, यानी 100 के आसपास सबकी इनकम होती थी। आसपास की आवक मोटा भागे जो भी हमारे सुबह 9 बजे पिताजी चाचा जी मामा जी वो चले जाते थे अंधेरी स्टेशन, अंधेरी स्टेशन से बॉम्बे में जाते थे, और वहां पर ज्यादातर छोटी मोटी अंग्रेजी जो कंपनी होती थी उसके अंदर कारकुनी यानी क्लर्क का काम करते थे। अगर आपने सरकारी नौकरियों के बारे में तो बहुत कम थे, पर हाँ जो अंग्रेज यानी कि अंग्रेजी कंपनी थी उसमें है ए एफ फर्ग्यूसन कंपनी, दूसरी है रेली ब्रदर्स, तीसरी है शॉ वांगेस, तीसरी है डंकन स्टेट इंपीरियल बैंक। इन सब के अंदर हमने बचपन से ही ये सारी बातें हमारे दिमाग के अंदर सेटअप हो चुकी थी। अब बात करते हैं थोड़ा खाना पीना, है ना। कैसा था, हम थे मराठी, तो मराठी लोगों को भी खाने में बहुत इंटरेस्ट होता है। उसमें खासकर दीनू, विनायक, चरण, वसंत, मोहन, आ छोकरानी मायू गમે ત્યાં आप देखो बचपन में भी आपने देखा होगा कि आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ, अपनी सखी सहेलियों के साथ हमेशा अपना खाना, अपना नाश्ता, अपना लंच बॉक्स शेयर करते हो, है ना। और बता देते हो कि भाई इसकी मम्मी ने पाव भाजी बहुत अच्छी बनाई है, इसकी मम्मी छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाती है। इस तरह से हम भी जानते थे कि किसकी मम्मी क्या बैटर बनाती है।
અને આથી ક્યારેક અમને છોકરાઓની એની મમ્મી જમાડે પણ, અમને ખાવા પણ લઈ જાય. પણ હા, સુકરુંડે કોની માં સારું બનાવે છે, કોના ઘરમાં એરાપ્પે સારું બને છે, કોઈના ઘરની અંદર સારો ચવડે બને છે, એટલે કે ચેવડો બને છે, કોના ઘરમાં ફરસી પૂરી સારી બને છે, આ બધી અમને બાળપણમાં જ ખબર હતી. પણ સૌથી વધારે આજે પણ મારા મોઢામાં પાણી લાવી દે છે ને, એ કોણ છે ખબર છે? અમે નાના હતા ને, ત્યારે અમારા આ સોસાયટીની અંદર એક મજમુદારજી રહેતા હતા, અને એના ઘરમાં રહેતા હતા એક ઘરડા માજી. અનંત ચતુર્દશી આવે ને, કે ગણેશજીના વિસર્જન કરે ને, તેને અનંત ચતુર્દશી, તે દિવસે એ ઘરડા માજી બાળકો માટે જે એક વાટકી ખીર બનાવે, આહા હા હા, એમાં કિશમિશ નાખેલી હોય, કેસર ભળેલી હોય, એવી મજા આવે ને. મતલબ આજના સમયના આટલા મોટા મિષ્ટાનની સામે પણ એનું ખાલી આમ યાદ કરીએ છીએ ને, તો પણ આમ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. તો એ બધી વેરાયટી, યાની સુકરંડે, એરાપે, ચવડે, યા એ પેલી એક વાટકી ખીર અમારા મનમાં આજે પણ ભરાયેલી છે. તો આ જીવનના બેસ્ટ મોમેન્ટ છે, એને આપણે ક્યારે ભૂલી ના શકીએ, જેમ લેખક ના ભૂલી શક્યા. આ બધા સુખોની આડે સાચે જ કોઈ આવતું હતું ને, તો એ હતું સવારની 11 થી 5 ની એ સ્કૂલ. એ સ્કૂલમાં અમારે જવું પડતું. 11 થી 5 એ પાટલી પર બેસવાનું, પાંચ પાંચ છોકરાઓને બેસાડી રાખનારી, અને પછી અમારા જે સર આવે, અંગૂઠા પકડવાનું કહે, કાન આંબળી અને ટેબલ પર હાથ ઊંચા રાખી, અને પછી ફૂટફૂટી મારે, અને પછી મૌખિક હિસાબ ઓરલ બોલે, ચલો ઓરલ બોલો, વન વન ઝા વન, વન ટू ઝા ટू. અને એ પણ હરોળમાં लाइन में हिसाब किताब बताना पड़ता था. अगर नहीं आया तो कान पट्टी प्राक करके एक कान पट्टी लगा देते थे. વાંકો વાળા ગધેડા, આ બધું સાંભળવું પડતું. અને ત્યારે રાતે ભલે એ નાટકની અંદર રામ બન્યો હોય, રાવણ બન્યો હોય, પણ એ સમયે એ રામ અને રાવણ બંને સાથે વનવાસે જતા હોય, એ ફૂટપટ્ટી કાઢતા હોય, અને વાંકો વળ ગધેડા રામ અને રાવણ બની જતા હોય છે. આમ નાના બાળકો માટે 6 રવિવાર અને ફક્ત એક જ સોમવાર હોય એવું અઠવાડિયું શરૂ કર્યું હોય તો કેવું લાગે? ખરેખર બાળપણ કેવું સુખનું હોય છે, મજેદાર. એને આમ યાદ કરીએ ને અત્યારે, તો પણ મજા આવે. આથી તો આ કેવું સરસ મજાનું ગીત છે, મને તો આ બહુ જ યાદ આવે. સારી ઉમ્ર હમ મર મર કે જી લીએ, એક પલ તો अब हमें जीने दो, जीने दो. अगर आपको ये बात याद आती है तो आई थिंक ये चैप्टर आपका भी फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जब भी मैं याद करता हूँ ना, ऐसा लगता मैं वापस से अपने बाल्यावस्था में चला गया. तो आशा करता हूँ ये चैप्टर जितना मैंने एफर्ट दिया है, आपको शायद उतना ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा. 2 कमेंट्स में चाहूंगा, प्लीज आप लिखिएगा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा. अब तब तक मुझे आज्ञा दीजिए. आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी. थैंक यू वेरी मच.